हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में गति के नियम एवं बल कितने प्रकार के होते हैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले न्यूटन ने 1687 ईस्वी में उसकी बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ये न्यूटन की बुक का नाम था जिसमें उसने गति के नियमों को लिखा था। ठीक है, तो न्यूटन के 3 गति के नियम हैं, जिसमें से पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम। तो गति का पहला नियम हम देखेंगे। कोई वस्तु यदि आराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहती है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिशील रहती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर आरोपित नहीं किया जाता है। यानी कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल जब तक किसी वस्तु पर अप्लाई नहीं किया जाता है तो वह आराम की अवस्था में है तो आराम की अवस्था में रहेगी। यदि वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। उसके वेग में, अगर गतिशील है तो उसके वेग में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि वो ना तो रुकेगी और ना ही उसका वेग बढ़ेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, इस नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है जिसमें उसकी अवस्था में चेंज नहीं होता है जब तक कोई बल, बाह्य बल अप्लाई नहीं किया जाए, तो इस अवस्था को बोला जाता है जड़त्व की अवस्था। ठीक है, वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध के गुण को जड़त्व कहते हैं, इसलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। पहला, आराम की अवस्था का जड़त्व। गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर धक्का महसूस करता है। पेड़ को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना, ये दोनों आराम की अवस्था के जड़त्व के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है गति की अवस्था का जड़त्व, जिसमें लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर धक्का महसूस करते हैं। ये गति के जड़त्व का नियम है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम से बल को परिभाषित किया जाता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व उतना ही प्रभावी होता है। एग्जाम्पल, रबर की गेंद तथा लोहे की गेंद। यानी कि वस्तु का मास अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक प्रभावी होगा। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सही है गति के पहले नियम के संबंध में? इसके द्वारा बल की मात्रा का पता चलता है, इसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जो गैलीलियो का पहला नियम है और गति का पहला नियम है, उसके द्वारा बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। ठीक है, बल की परिभाषा प्रदान की जाती है। अब गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह गति का द्वितीय नियम है। क्या बोला है नियम ने? संवेग में परिवर्तन की दर। तो इसको हम फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं, F=ma। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम दिखा सकते हैं गति के द्वितीय नियम को। अब यहाँ पर F क्या है? F है आरोपित बल, A क्या है? बल की दिशा में त्वरण। ठीक है, और m क्या है? m है द्रव्यमान। ठीक है, तो ये सेकंड नियम का फॉर्मूला है F=ma। संवेग की दिशा वस्तु पर आरोपित बल की दिशा के समान होती है। इसे संवेग आवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आवेग और संवेग में परिवर्तन दोनों एक ही चीज होती है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन बराबर समय इंटू बल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। आवेग एक सदिश राशि है। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ये आपको याद रखना है आवेग के बारे में। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है और संवेग में परिवर्तन को ही आवेग बोलते हैं।
जिसका फॉर्मूला होता है समय इंटू बल। ठीक है, यह नियम हमें बल का सूत्र प्रदान करता है। कैसे? संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग यानी कि P इक्वल टू mv, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग, इनका जो गुणनफल होता है उसको संवेग कहते हैं, और संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। तो संवेग को P से दर्शाया जा सकता है, और संवेग भी एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग और आवेग दोनों सदिश राशियाँ होती हैं। आवेग क्या होता है? आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, और आवेग और संवेग दोनों का मात्रक समान होता है, जो कि होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है, आवेग को J द्वारा दर्शाया जाता है। J बराबर F इंटू टी, बल इंटू समय अंतराल, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आवेग किसी वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होता है, यानी कि बल इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर, F इक्वल टू डी अपॉन डी टी। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू बी, ये संवेग होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, m कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर रहेगा। ठीक है, और b का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। तो f बराबर m बाहर कांस्टेंट, और जब dv अपॉन dt, वेग का परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, a। तो dv अपॉन dt को हम लिख देंगे a। तो f बराबर a में हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और m का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, यानी कि 1/2 m² v², नीचे मल्टीप्लाई किया तो m। ठीक है, अब mb को क्या लिख सकते हैं हम? mb को लिख सकते हैं mb बराबर होता है p, संवेग होता है। अब यहाँ पर m² v² है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? p का स्क्वायर लिख सकते हैं, p²/2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ke इक्वल टू p²/2m। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। काइनेटिक एनर्जी ke इक्वल टू p²/2m। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संवेग एक अदिश राशि है, ये कथन असत्य है क्योंकि संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, बाकी के गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के समानुपाती होती है, ये करेक्ट है, क्योंकि ke बराबर p²/2m अब हमने अभी पढ़ा है। p² का मतलब है संवेग के वर्ग के समानुपाती, तो करेक्ट है। गति का दूसरा नियम बल की मात्रा प्रदान करता है, ये भी करेक्ट है। आवेग की मात्रा वस्तु में होने वाली हानि के समानुपाती होती है, तो ये कथन भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं। बाकी का संवेग एक अदिश राशि है, ये गलत है, क्योंकि संवेग एक सदिश राशि होती है। ठीक है, गति के दूसरे नियम के उदाहरण क्या क्या हैं? कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना, ये गति के दूसरे नियम का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, आपको ये एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ये किस नियम का एग्जाम्पल है, तो यह गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। कैच लपकते समय खिलाड़ी द्वारा हाथों को पीछे की ओर खींचना। खिलाड़ी यदि रेतीली और पानी की सतह पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है, परंतु सख्त सतह पर गिरने से अधिक चोट लगती है, ये भी सेकंड नियम का एग्जाम्पल है। अब गति का तृतीय नियम देखते हैं हम। यह नियम दो वस्तुओं पर एक साथ लगने वाले पारस्परिक बलों के अध्ययन से संबंधित है। प्रत्येक क्रिया के समान परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है गति के तृतीय नियम का। क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी इसको बोलते हैं, यानी कि जब एक वस्तु पर क्रिया होती है तो वस्तु की साइड से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जरूर होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। रॉकेट प्रक्षेपण इसका एग्जाम्पल है। गोली से बंदूक निकलना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और तैराक द्वारा हाथों और पैरों से पानी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना, ये गति के तृतीय नियम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ जो है वो गुणात्मक विधि के बारे में है, सेकंड लॉ मात्रात्मक विधि के बारे में है,
और थर्ड लॉ बलों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बल के बारे में। बल वह भौतिक राशि है जो वस्तु की गति या आराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यानी कि कोई भी बल है वो वस्तु की जो जड़त्व की अवस्था है, आराम की अवस्था और गति की अवस्था, जिसे जड़त्व बोला जाता है, तो जड़त्व में यदि कोई परिवर्तन लाने या फिर परिवर्तन लाता है तो वो बल कहलाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ma। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्ण जानकारी के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं: बल का परिमाण, बल के कार्य करने की दिशा, वह बिंदु जिस पर बल कार्य कर रहा है। ये 3 चीज़ें हमको पता होना चाहिए किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में। ठीक है, अब बल के मात्रक देखते हैं हम। बल का जो SI मात्रक है वो है न्यूटन, CGS मात्रक है डाइन, ठीक है, और FPS मात्रक है पाउंड। ये तीनों आपको याद रखने हैं। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं हम देख लेते हैं। F इजिकल टू होता है ma। F है यहाँ पर 1 न्यूटन, m को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, और त्वरण बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर m s की पावर -2 हो जाएगा। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं तो 1000 ग्राम इंटू मीटर, मीटर को चेंज कर लेते हैं सेमी में, इंटू 100 इंटू s की पावर -2। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 ग्राम सेमी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राम और सेमी किस में आते हैं, CGS मात्रक होते हैं, यानी कि डाइन बन गया ये। तो डाइन क्या निकल के आ जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में कोई 2 वस्तुओं के मध्य उनके मास के कारण लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यह जो मास, ये जो बल है, ये वस्तुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि 2 पार्टिकल हैं, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, इनके मध्य की दूरी है r। तो जो ये फॉर्मूला होगा गुरुत्वाकर्षण बल का वो होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r है डिस्टेंस, m1 m2 है मास यानी कि द्रव्यमान, g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, आप निकाल भी सकते हो। जी की यूनिट कैसे निकाल सकते हो, देखो जी को यहाँ पे रहने दो, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, बल का क्या रहता है मात्रक, न्यूटन, डी को क्या लिख सकते हैं, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान को किलोग्राम में तो किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट निकल के आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जी का मान आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इस बल के माध्यम से, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके माध्यम से हम पृथ्वी से बंधे हुए रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब पलायन वेग देखते हैं। पलायन वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र को पार कर जाती है, उसको बोलते हैं हम पलायन वेग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पलायन वेग वह वेग होता है, न्यूनतम वेग, जिसके द्वारा यदि हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला होता है BE इजकल टू 2GRE का रूट। ठीक है, इसके बाद चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी इम्पोर्टेंट है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, रेडियो सक्रिय पदार्थों से निकलने वाले अल्फा बीटा कणों के मध्य लगने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। इस बल का परास बहुत ही कम होता है, परंतु यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रभावी होता है, 10⁻25। विद्युत चुंबकीय बल, यह बल दो आवेशों के मध्य लगता है। जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आवेशों के मध्य लगता है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा असमान आवेश अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह कूलाम के नियम के द्वारा बताया गया है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल और दुर्बल नाभिकीय बल दोनों से अधिक प्रभावी होता है। इसकी परास होती है 10⁻36। ठीक है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। इस बल के कारण ही जो नाभिक होता है वो कभी नहीं टूटता है। ठीक है, नाभिक टूटता नहीं है प्रबल नाभिकीय बल के कारण। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे शक्तिशाली बल है, जो कि 10⁻38 की परास में रहता है। तो ये थे 4 बलों के प्रकार: गुरुत्वाकर्षण, दुर्बल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय और विद्युत चुंबकीय बल। और हमने इस वीडियो में बल क्या होता है, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।